वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई नहीं है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? आवाज आ रही आ रही है जी। मैं ठीक ठाक। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तो आवाज आ रही है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ जी कल भी पूछते थोड़ी हैं। सी बात हुई थी वो साहिल अदीम के हवाले से ना। अच्छा, हाँ एक हाँ आर्गुमेंट जो एवोल्यूशन के खिलाफ वो देते हैं वो ये देते हैं कि अपना क्या नाम है, जिस जो प्रोसेस बताया जाता है ये प्रोसेस ओवर द ट्रिलियन ऑफ इयर्स भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अब वो मुझे इसमें जो एब्सर्डिटी नजर आती है वो तो एक नंबर पे ये कि ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल उनका वो तो होगा नहीं। दूसरा, हम्म मैंने एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो इसके ज़हन में मेरे ज़हन में आता है वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये मान भी लिया जाए कि ऐसा नहीं हो सकता ओवर द ट्रिलियन ऑफ इयर्स भी, तो क्या दो बंदों के जीन पूल से इतनी डाइवर्स दुनिया बन सकती है? क्या ये इसका रिबटल ठीक है? अगर कोई ये कहता है कि ओवर द कोर्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन नहीं हो सकती तो वो बंदा तो वैसे काफी हम्म। बेवकूफ ही मुझे लगता है। मुझे बड़ी हम्म। सॉलिड रीजन चाहिए होगी कि कैसे कुछ कुछ फिलोसफर्स ने मैथमेटिक्स को बेस बना के एवोल्यूशन को जो है ना वो इम्प्रॉबेबल करार देने का जो है ना ठेका लिया हुआ है कुछ ने। ठीक है, ये वही हम्म। पुराना घिसा पिटा हम्म। 1950s का आर्गुमेंट है। ये कोई नया आर्गुमेंट भी नहीं है, शायद इससे भी पुराना है। हम्म। सही है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि एवोल्यूशन का मतलब वो जितनी भी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं ना वो किस चीज पे लगाते हैं? वो ओरिजिन ऑफ लाइफ पे लगाते हैं। हम्म। कोई भी बंदा प्रोबेबिलिटी जो लगा रहे होते हैं ना वो एवोल्यूशन पे नहीं लगा रहे होते। एवोल्यूशन तो अंधों को भी नजर आ रही है। एवोल्यूशन तो अंधों हम्म। को भी नजर आ रही है। फॉसिल्स, मेरे फॉसिल्स देखें आप जाके, आप एक जियोलॉजिकल हैमर ले लें और आपको आपको पता है कि आपने किधर जाके डिग करना है तो आपको वहां से फॉसिल्स मिल जाएंगे। आपको उस रॉक लेयर का पता हो तो आप एवोल्यूशन की किताबें उठा के देखें और पूछेंगे जी उस रॉक लेयर की ये एज थी तो इसके अंदर से कैसे फॉसिल्स निकलना चाहिए, वैसे ही फॉसिल्स आपको निकलते हुए नजर आएंगे। लाइफ की हम्म। मुख्तलिफ स्टेजेस आपको नजर आएंगी। जेनेटिक एविडेंस आपको जो है वो इस तरफ बताता हुआ नजर आएगा कि इंसान इवॉल्व हुआ है। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एक थ्योरी तो नहीं है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ की भी बड़ी थ्योरीज है। पैंसपर्मिया की थ्योरी भी है कि किसी और प्लेनेट से किसी रॉक की शक्ल में, कोई एस्टेरॉइड की शक्ल में लाइफ जमीन पे आई हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है। हम्म। लाइफ इंडिविजुअली भी जमीन पे ओरिजिनेट की हो सकती है। बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है 100%। क्योंकि आज से 2.5 बिलियन साल पहले हमें, यानी 2.5 अरब साल पहले हमें जमीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एविडेंस हमारे पास साफ साफ है। क्योंकि आज से बिल्कुल। 2.3 बिलियन ईयर्स पहले ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ था और हमें पता है कि वो हम्म। ऑक्सीजन जो थी वो किसने पैदा की थी? वो साइनोबैक्टीरिया ने पैदा की थी। हमें इस बात का ठीक है। पता है। और बात यह है कि एक दफा लाइफ बन गई तो फिर उसको इवॉल्व होना है। फिर वो इवॉल्व होती है जब, तो वो फिर इवॉल्व हुए चली जाती है। सिंगल सेल से हम्म। मल्टी सेल बनना, जाहिर बात है हमें इस बात का पता है कि सिंगल सेल से मल्टी सेल शायद कोई आज से 1 बिलियन से कोई 550 मिलियन ईयर्स के दरमियान में किसी टाइम ये काम हुआ है। सही है। हम्म। तो हम्म। जितना कुछ भी वो लगाते हैं ना वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर लगाते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हो गया। तो अगर हमारी गैलेक्सी को ले लिया जाए और हमारी गैलेक्सी में कोई जो है ना बिलियन के करीब लाइफ हैबिटेबल प्लैनेट्स होंगे और हमारे हम्म। पास सैंपल साइज अभी बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल। भी सरप्राइज नहीं होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में ही हमें कहीं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए। तो हम्म। हो सकता है हमें मिल जाएंगे। और अगर हमें अपने सोलर सिस्टम में इतनी बैरन वर्ल्ड्स में से किसी एक पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए या मार्स से ही हम्म। हमें एंशिएंट लाइफ का कोई एविडेंस मिल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जितने भी मैथमेटिकली ये डीबंक करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ जो है वो क्रिएटर के बगैर हो ही नहीं सकती थी, तो वो क्या होती है? हम्म। वो सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। नलिफा हो जाएगा बिल्कुल। हाँ। हम्म। तो हम्म। ये दावे तब तक हैं जब तक हमें लाइफ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं और नहीं मिलते। जिस दिन हमें हम्म। लाइफ का एविडेंस मिल गया उस दिन वो जितने भी
उसके अंदर फैक्टर्स वो डालते हैं कि जी हैबिटेबल जोन में होना, ऑक्सीजन इतनी होना, पानी होना, ये होना, फला होना, ढिमका होना, वो सब कुछ ऐसा कैंसल आउट होगा कि उसके बाद कोई ये बात कर ही नहीं पाएगा। हाँ ठीक सही बात। है। तो ये सब कुछ जो है ना, ये इनकी ड्रामेबाजी है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। हम लोग अगर खुद ये सोचते रहेंगे कि हर चीज जो है वो ऐसे ही होगी कि जी खुदा के बगैर नहीं बन सकती, तो ये याद रखें कि फिलोसफर्स बहुत सारे रिलीजियस हैं, और ये पुराने फिलोसफर्स जिन्होंने ये निकाला, इस फिलोसफर का नाम मेरे ज़हन से निकला हुआ है, पीस है इसका नाम है, जिसका ये आर्ग्यूमेंट असल में पेली है या इस तरह करके इसका नाम है। अच्छा मैंने नहीं चेक किया। सही। इसका पीस है इसका नाम है। इस बंदे ने ये कहा हुआ है कि जी लाइफ जो है वो प्रोबेबल ही नहीं है, और वो बात बिल्कुल गलत है। यानी वो इसका ही आर्गुमेंट है वो कि जी अगर एक टोर्नेडो एक जंक यार्ड में से गुजरे तो जहाज बन जाएगा। ये बातें बस ऐसे। एवोल्यूशन जो है वो हादसा नहीं है, एवोल्यूशन जो है वो हादसा नहीं है। एवोल्यूशन ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि प्रोबेबल नहीं था। एवोल्यूशन ने सब कुछ वही किया जो पॉसिबल था। एवोल्यूशन इम्पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने का नाम नहीं है, एवोल्यूशन पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने का नाम। पॉसिबिलिटीज में से जो ठीक है, जो चीज मोस्ट प्रोबेबल होगी वो हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटीज में से जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगी वो इवॉल्व कर जाएगी, वो इवॉल्व कर जाएगी। सही है, सही ठीक है। है। अच्छा एक और भी ये नहीं कहती कि जो है ना कुछ इम्पॉसिबल था जो हो गया, नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं एवोल्यूशन। ओके ओके। अच्छा एक और जो एब्सर्डिटी, ये जो अब जो कुछ स्कॉलर्स जो ये साबित करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं से एवोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं इस्लाम में से। अच्छा वो इस्लाम को एवोल्यूशन को खींच के आदम तक तो ले आते हैं, लेकिन आदम की पसली से हवा किस तरह इवॉल्व हुई है वहां पे आके उनका एवोल्यूशन फेल हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली यही बात है। ठीक है, चलें कोई और बात। ठीक है, थैंक यू। नहीं थैंक यू भाई। ओके ओके। अच्छा स्केप्टिक, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आ रही है बढ़िया, क्या हाल? बढ़िया। गालिब जी आप कैसे हो? मैं ठीक। अच्छा हाँ जी, क्या बात करें? तो फर्स्ट टाइम मैं आपके हिंदी और उर्दू के स्ट्रीम पे आया हूँ। पहले मैं इंग्लिश में आया था। तो मुझे बेसिकली दो बातें करनी है, एक इवोल्यूशन और एक जो अपनी हैरिस की जो डिबेट थी उस पे। तो इवोल्यूशन में जो अभी आपका जो डिस्कशन हुआ, जो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट है, जो 1 ट्रिलियन ईयर्स वाला, जो ऑलरेडी डिबंक्ड है। ये पीजी मायर्स जो है, इज बेसिकली साइंटिस्ट, उन्होंने उसको ऑलरेडी डिबंक किया है। तो मैं बस 1-2 मिनट में उसको बताना चाहूंगा। तो वो ऐसा था कि 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट, उस पे उन्होंने प्रिज्यूम किया था, ये उसका रिसर्च हाइपोथेसिस ये था कि 6 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलरेडी म्यूटेटेड, so because of this region actually controls the gene, तो ये ऑलरेडी इनएक्टिवेट है। so binding site is first inactivated and then you wait for new sequence to appear। थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाएं, लोगों को समझ नहीं हाँ आई है, हाँ, मुझे भी नहीं समझ आ रही है जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो प्रोटीन होते हैं जो उस जीन को एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो प्रोटीन जहाँ पे बाइंड होता है वहां पे उन्होंने म्यूटेशन किया, तो पहले से ही वो जो जीन है वो इनएक्टिव है, मतलब वो प्रोटीन जनरेट नहीं कर सकता। तो फिर और उन्होंने स्टडी क्या किया, दे वेट टिल अ न्यू सीक्वेंस अपीयर थ्रू रैंडम म्यूटेशन so that this will reinstate the protein synthesis। मतलब उसमें नेचुरली म्यूटेशन आ जाए और वो फिर से प्रोटीन सिंथेसिस चालू हो जाए। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम दिस विल टेक। द रीजन इज दिस इज नॉट हाउ इवोल्यूशन वर्क, दिस इज अननेचुरल। इनकी जो हाइपोथेसिस थी इटसेल्फ अननेचुरल हाइपोथेसिस। तो ये अननेचुरल हाइपोथेसिस से आप जो नेचर में रियल जो म्यूटेशन के थ्रू इवोल्यूशन होता है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उनका जो प्रीमाइस था बेसिकली वो गलत था, और उसी गलत प्रीमाइस को लेकर सभी क्रिएशनिस्ट क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि इवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इवोल्यूशन इज नॉट फिजिबल। तो ये एक मेजर फ्लॉ है उस आर्ग्यूमेंट का।
क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिफिक इसमें चला जाता है। मैं थोड़ा आसान तो लफ्जों में इसलिए बता देता हूँ कि असल में जीनोम में ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इनएक्टिव हो जाते हैं। फिर उन इनएक्टिव सीक्वेंसेस को एक्टिवेट दोबारा करने के लिए क्या होता है कि म्यूटेशन की जरूरत होती है, और उस म्यूटेशन को जिन हजरत का भी आपने नाम लिया है उन्होंने ये कहा था कि इसको होने के लिए, इजी मायर, उन्होंने ये कहा था कि इस म्यूटेशन को होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, कि दोबारा से एक्टिवेट हो जाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि एवोल्यूशन जो है बहुत तेजी से भी होती है कहीं जमीन के ऊपर, स्पेशली एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद आपको अगले 1 मिलियन ईयर के दौरान ही आपको वही बायोडाइवर्सिटी नजर आने लग जाती है जो उससे पहले कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में। यस, करेक्ट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में भी, और जितनी भी क्रिटेशियस और टर्शरी जो बाउंड्री है, केटी बाउंड्री के ऊपर जो एक्सटिंक्शन हुई है उसके अंदर भी यही हुआ है कि बहुत जल्दी एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद ऐसे चुटकियों में म्यूटेशन आपको होती हुई नजर आती है। एग्जैक्टली। तो इसलिए उनकी ये जो है कि जी बहुत टाइम लगता है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है, ये बात नेचर से बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेचर के ऑपोजिट है। नेचर कुछ और दिखाती है हमें, एविडेंस कुछ और बताती है। नहीं, उनका जो प्रीमाइस था वो अननेचुरल था, मतलब नेचर ऐसा नहीं काम करता। ये मेन उनकी जो प्रीमाइस थी, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, अजम्पशन था, वो गलत अजम्पशन पे उन्होंने उसको बिल्डअप किया था। ये एक मेजर फ्लॉ था उनके बेसिक साइंटिफिक जो थियरी प्रपोज की थी कि इट विल टेक ट्रिलियन ईयर्स टू जनरेट सफिशिएंट म्यूटेशन के स्पीशीज अलग हो जाए। वो ये एक मेजर था। चलें तो जैसे आपने एक स्ट्रीम की थी जंक डीएनए पे, वेयर 98% मतलब ये जो नॉन कोडिंग जीन है, तो ये ऐसा है कि हम लोग नॉन कोडिंग जीन में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, जो सीक्वेंस है, उसको एक्टिवेट करके पूरा जीनोम एक्टिवेट करें। तो यूजुअली नेचर डजंट वर्क लाइक दिस। क्योंकि आप पूरा जीनोम एक्टिव कर दें तो बचा ही नहीं बनेगा, खत्म होगी बात। वो पता नहीं फिर क्या बनेगा, वो बनेगा भी कि नहीं बनेगा, कुछ वो मेटाबॉलिकली पॉसिबल ही नहीं होगा कि हर जीनोम जो है वो प्रोटीन को जो है वो सिंथेसाइज करने लगे, तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो और इवोल्यूशन एक्चुअली सपोर्ट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ जंक डीएनए, और उसकी वजह से ही वो इवोल्यूशनरी। शुरू में एवोल्यूशन स्लो भी इसलिए थी कि जंक डीएनए जो था वो कम था। करेक्ट। जंक डीएनए ज्यादा होने का मतलब ये है कि एवोल्यूशन के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं जंक डीएनए के ज्यादा होने के। और दूसरा एक आर्ग्यूमेंट लोगों का ये होता है कि म्यूटेशन एक्चुअली रिड्यूसेस इंफॉर्मेशन। तो ऐसा नहीं है। रेट्रोवायरल जो जीन इंसर्ट हो जाते हैं, जो अपने रेट्रोवायरल आप जीन ट्रेस आउट भी कर सकते हो। रेट्रोवायरस वो होते हैं जो अपने एग्स या फिर जो स्पर्म्स होते हैं उसमें जाके अपना जीन इंसर्ट करते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ डिसीजेस, बट कभी कभी वो जीन इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और इनएक्टिव हमारे पास रेट्रोवायरसेस की कहीं फ्लू के रेट्रोवायरस की कितनी कॉपीज हमारे पास पड़ी हुई है अंदर, हमारे डीएनए के अंदर वायरसेस की कॉपीज भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली। तो इसलिए बड़ा कुछ बताते हैं ये जेनेटिक एविडेंस जो एवोल्यूशन का, वो तो इतना मजे का है कि बस क्या ही बात है उसकी। हाँ, एग्जैक्टली। और गालिब जी कभी कभी क्या होता है, ये फंक्शनल जीन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, अपना जीनोम बढ़ जाता है बेसिकली। तो ये जो अजम्पशन है लोगों के मन में कि म्यूटेशन फंक्शनल जीन्स की भी एक्स्ट्रा कॉपीज आपके पास आ जाती हैं अब। एग्जैक्टली। और फिर एक को जो है वो डोरमेंट होना ही पड़ता है उसमें से। एग्जैक्टली। क्योंकि एक ही काम करेगी, दो नहीं कर सकती। करेक्ट। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।